बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉलर की सट्टेबाजी में मुलव्विस टॉप के बैंकों के खिलाफ बांग्लादेश की हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला किया है। क्या ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान में भी मुमकिन है? क्योंकि पाकिस्तान में भी इत्तलात ये हैं कि कमर्शियल बैंक सट्टेबाजी में मुलव्विस थे। डॉलर के रेट को हाई करने में कमर्शियल बैंकों का एक बड़ा किरदार था। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ यही सवाल नहीं बल्कि मईशत के इससे मुताल्लिक जितने भी सवाल हैं, सिर्फ डॉलर नहीं, क्या मईशत संभल गई है? मिफ्ता इस्माइल साहब जो तोला साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, क्या वो मईशत संभालने में कामयाब हो चुके हैं या अब भी उम्मीद है कि कोई लंदन से एक परवाज़ आएगी अशफाक साहब के एक और दोस्त की और वो पाकिस्तान के हालात को आकर संभालेगी? तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बांग्लादेश की सूरत हाल आपने देख ली। टॉप के 6-7 कमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान में भी कोई तो जिम्मेदार होगा ना जो 242 तक लेकर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल होगा, और ये मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया है कि स्टेट बैंक देख रहा है और इसको देखना चाहिए और करार वाकई सजा देनी चाहिए, बिकॉज कि ये इन्होंने मेरा ख्याल है पूरी कौम के साथ ज्यादती की है, तो उसका तदारुक ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन एक एक करके तोला साहब आते हैं ना, तदारुक के ऊपर तो हम आते हैं। ये कहाँ पर कोई मैनेजमेंट भी होगी ना किसी चीज़ की, या सिर्फ स्टेट बैंक के आपने हवाले कर दिया एक बिल पास करके कि अब वो जो मर्जी चाहे करे? कल को स्टेट बैंक अगर 500 पे ले जाता है डॉलर, तो मुल्क तो सियासी क़यादत ने चलाना है ना, तो स्टेट बैंक के आसरे के अंदर हम रहेंगे। कहीं पर तो ये महसूस हुआ होगा ना कि इख्तियारात या जो है वो रेगुलेटरी बॉडी की कमजोरी की वजह से सूरत हाल आ गई। ये स्टेट बैंक, हम देखें ना, कमर्शियल बैंकों को इसलिए कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमारा कुछ करना नहीं है। कर तो स्टेट बैंक भी कुछ नहीं सकता, लेकिन जिम्मेदार तो रेगुलेटर है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टेट बैंक क्या करेगा, फिर स्टेट बैंक के साथ क्या होगा, ये भी देखना है आपने। ठीक है। इसकी वजह यह है कि आज़ादी स्टेट बैंक के लिए जब बात हो रही थी तो उसके जितने भी प्रोपोनेंट थे वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट अननेसेसरी इन्फ्लुएंस करती है मार्केट में, और ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी कि स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी है उनको कि रीर के करीब, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब करीब होनी चाहिए। अब अगर आप रीर देखते हैं तो आपको नजर आता है 92, 100, 98। ये क्या है? ये 2010 का इंडेक्स है। ठीक है। तो आपको पहले तो उसको अपडेट करना होगा 2022 पे, ताकि लेके आए कि भाई आज पता तो चले एक आम आदमी को कि क्या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आना चाहिए, और वो जो रेट हो उसके मुताबिक से स्टेट बैंक को रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट से मुराद मैं ये नहीं कहता कि यू थ्रो मनी। रेगुलेट के हिसाब से ये है कि आप ये चेक करें, विजिलेंट रहें कि कहीं बैंकर्स आपसे प्ले अराउंड तो नहीं कर रहे हैं, क्या डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पूरी तरीके से मार्केट में ऑपरेट हो रहा है, क्या वो डॉलर जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के रहने चाहिए बाहर चले जाते हैं, क्या ये बैंकर्स प्ले ऑफ कर रहे हैं, क्या इस तरीके से इंपोर्टर से ये ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, क्या आपका एक्सपोर्टर जिसकी एलसी एक्सपायर हो जाती है या मैच्योर हो जाती है वो बाहर रख के बैठा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 2013 में भी मिली, जो रेगुलेटरी बॉडीज ने करनी है। इसका ताल्लुक रेगुलेटर ने करनी है, और टू बी वेरी कैंडिड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। बिल्कुल ठीक है। अगर स्टेट बैंक ये नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी का मेरा ख्याल है कोई मायने नहीं। अच्छा तोला साहब, दूसरा उनको कहा है इन्फ्लेशन आप कंट्रोल करें। तो साहब इन्फ्लेशन पे आते हैं ना, इन्फ्लेशन तो हर आदमी का मसला है, लेकिन लोग इस वक्त ना डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन से हैरान परेशान है कि हमें बताया जाता था कि डॉलर तो जी स्टेट बैंक चूंकि आज़ाद हो चुका है, अब हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। डार साहब बड़ी गलत इंटरफेरेंस करते थे, लिहाजा जो है स्टेट बैंक के आज़ाद होने के बाद अब जैसा मर्जी डॉलर फ्लोट करेगा, फ्री फॉल होगी, जहां गिरेगा गिर जाएगा। आप एक काम करें, डार साहब की इंटरफेरेंस का एक सैंपल मुझे दे दें। कहते हैं जी बोरो करते थे मार्केट से। आप एक काम करें ना, वो जो कहते थे ना उनको सिर्फ इतना बोल दें कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि डार साहब के दौर में कितने पैसे स्टेट बैंक ने 4 सालों की मैं बात कर रहा हूं, आईएमएफ के प्रोग्राम में आप जब थे, कितने सेंट डॉलर नहीं स्टेट बैंक ने अपने रिजर्व से मार्केट में फेंके। मैं आपको यहां जवाब दूं तो कोई तो वजह होगी ना डार साहब। वजह ये डिमांड सप्लाई जैसे आज हो रहा है ना, मिफ्ता साहब ने जैसे कहा डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को कंट्रोल करना था। आप मुझे एक बात बता दें कि क्या अच्छा रेगुलेट करना कोई बुराई नहीं है, जाहिर है नहीं, रेगुलेट तो भाई काम आपका रेगुलेटर है, आपका तो नाम ही रेगुलेटर है। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, शौकत तरीन साहब के दौर में क्या शौकत तरीन साहब ने आने से पहले ये बात नहीं की थी कि डॉलर की पैरिटी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या उन्होंने उनके दौर में आने के बाद 168 से 152 पे नहीं गया था? बिल्कुल। क्या 150 का बेंचमार्क सेट नहीं किया गया था? तो ये को थोड़ी पंप करने के बाद हुआ था। और आज एक काम कर लेता आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब को, शायद मेरी ना माने आपकी मान लें,
कि जिस जिस दौर में जिस जिस वक्त स्टेट बैंक ने जितना पैसा पंप किया है 2013 से लेके आज तक, वो स्टेट बैंक डिटेल दे दे और उसका पब्लिक ऑडिट करा दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को भी पता लगे क्या हुआ है। मैं तो खुद कह रहा हूं आपको कि जी 4.2 अरब डॉलर जब फेंके गए मार्केट में 3 सालों में, उसका तो कोई तदारुक नहीं है। मुरद इल्जाम आप उस वक्त ठहरा रहे हैं जब ये नहीं था। चले थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, दो इसमें चीजें, दो क्वेश्चंस में मिला के पेश कर देता हूँ। एक तो आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन था? स्टेट बैंक की तो बात हो गई, कमर्शियल बैंकों ने पूरा फायदा उठाया, उसमें क्या फायदा उनको हो सकता है ये बताइएगा। फिर उसका तदारुक भी बता दीजिएगा कि इसके कहीं पर तो गेट लगाना पड़ेगा ना, ये हुकूमत ना हो कोई और हुकूमत हो, मुल्क तो हमारा है। देखिए, आपको बैरिकेड लगवाने पड़ेंगे, आपको स्पीड ब्रेकर इनके लगाने पड़ेंगे। मसला ये है कि इनकी फ्री फॉल जब आती है तो ये डॉलर मार्केट से सप्लाई शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। दो वजूहत से ये मार्केट बढ़ जाती है। एक होता है कि जी लोग पैनिक हो जाते हैं, बोलते यार डॉलर ले लो। ठीक है। एक तो इंपोर्टर फंस जाता है कि यार मैं क्या करूं, एक्सपोर्टर रोक के बैठा होता है कि और कुछ आना है। जब इंपोर्टर महंगा खरीदेगा और सप्लाई नहीं होगी तो रेट तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ मेरे जैसे इन्वेस्टर होंगे, मैंने तो $1 भी नहीं लिया वैसे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ अपना एक मिसाल दे रहा हूँ। उनके पास पैसा फारिग पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी ग्रे मार्केट पैरेलल इकोनॉमी जिसको मैं हमेशा पीटता रहता हूँ, वो पड़ी हुई है, वो अनरिकॉर्डेड पैसे उठा लेते हैं। अच्छा, ये क्या तरीकेकार हो सकता है? हम देखें ना, बड़ी मुश्किल सी बातें करते हैं इंटरबैंक की, इसकी ये क्या तरीकेकार हो सकता है कि मेरे पास, इनके पास, जिनके पास डॉलर जिन्होंने गैर जरूरी तौर पर होल्ड किए हुए हैं, जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, वो निकालने के लिए कोई एमनेस्टी देने पड़ेगी? क्या देना पड़ेगा कि भाई वो न निकाल? ये मैंने कहा था, ये मैं लिख के दे चुका हूँ कि आप एक एमनेस्टी दें कैश डॉलर्स की। ठीक है। आप कहें कि हम 10% बिलो दी जो उस दिन का जो इंटरबैंक क्लोजिंग होगी हम आपसे लेंगे, यानी जैसे अगर आज 221 रुपए है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 221 रुपए में से 10% मैं कम कर दूं, तो वट एवर द रेट में भी उस पे आप मुझे इस दिन तक ये कर दें। यानी जिस दिन जो इंटरबैंक का रेट होगा उससे 10% पे आप कर दें, 3 महीने के लिए आप ओपन कर दें। मैं समझता हूँ 4 से 5 बिलियन डॉलर आपके पास। लेकिन फिर भी एक सवाल है तोला साहब, लोग मार्केट में डॉलर जो लेकर आएंगे, जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस वजह से होल्ड रखते हैं कि डॉलर के रेट बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे ना, इन्वेस्टमेंट है ना, मेरा प्लॉट की तरह, जिस तरह मेरा नहीं प्लॉट बढ़ेगा, है। नहीं बढ़ेगा। ये पहले हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए ना। देखो 111 जब गया था 2013 में तो 94 पे भी आया था, और उस वक्त मैंने ये देखा, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, एक्सपोर्टर यूं हाथ जोड़ रहे थे कि यार माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, 104 पे फिक्स कर दो। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बोला यार 104 पे ले आओ। अब क्या पॉसिबल है? 180 180 पे लॉक कर आप दें। एक काम करें, आप स्टेट बैंक को कहें, 2 इदारे हैं जिनके पास ये कंप्लीट सोल्यूशन है, जो बता सकते हैं आपको कि डॉलर की पैरिटी रुपये के हिसाब से क्या होनी चाहिए, IMF और स्टेट बैंक। आज आप रीर का इंडेक्स अपडेट करें 2010 से 2022 पे, और आज उनके पैसे निकाल, उनकी वैल्यूएशन निकाल दें। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ 180 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में जो आप असल वैल्यू 180 अगर है तो 185 पे रख लें। फिर डिमांड सप्लाई के 2-5 रुपए तो नजर आते हैं, बट ये तो नहीं हो सकता ना कि डिमांड सप्लाई के 40 रुपए नजर आए मुझे। ये तो आज भी 40 उसके बाद एमनेस्टी दें ताकि लोग पैसे निकालें। मैं कहता हूं आज आप रीर ले आए, आप एमनेस्टी ले आए, और आपको डिफरेंट सोर्सेज से पैसे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उस सोर्स से नहीं आएंगे जो आप समझ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। अभी आपने देखा होगा पीछे ये जो हाउसिंग की एमनेस्टी थी, वो $4 बिलियन कहां से आया? बिल्कुल ठीक। और एक्सचेंज के जो आपके सदर है मलिक बुस्तान साहब ने कहा कि जी $4 बिलियन आपके हाउसिंग के एमनेस्टी में आया था। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी तो बहुत सारी जगहें होंगी जहां से आएगा। आप अपने इस IMF को आप कन्विंस करें कि ये एमनेस्टी, बिकॉज देखिए आप, मैं अगर IMF कहेगा कि जी फिर जेन्युइन टैक्स पेयर का क्या इशू है, क्यों ना आप उनको, ओ भाई वो टर्नओवर टैक्स 1% देता है ना, ये मेरे टर्नओवर का हिस्सा है, 10% ले लूंगा इससे। अच्छा, आपने टैक्स की बात की है, तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, टैक्स पे वापस आएंगे। डॉलर तो मामला आप टैक्स ब्रेक की बात करेंगे, टैक्स पे ब्रेक लेंगे? पे ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद है। तोला साहब, पाकिस्तान में टैक्स कोई देना नहीं चाहता। हालिया मिसाल तो ये है, 36,000 रुपए अगर दुकानदारों पे साल का टैक्स लगाया, 3,000 रुपये महीना, उस पर भी एहतजाज हो गया, और आखिरकार सियासी हुकूमत होती है, जाहिर है कि सियासी स्टेक्स होते हैं,
ये तमाम लोग भी किसी न किसी तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, चंदा भी देते हैं। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ भी थे, एक बड़ा तवील, मुझे आपको याद होगा वो एक परफॉर्मा बढ़ने का एक मामला आया था, फिर पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की, ताजिरों से टैक्स कोई नहीं ले पाता। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो ये वाला जो टैक्स था, मैंने आपको पता है थोड़ा सा, उसमें मैं नॉर्मली कमेटी का मैं चेयरमैन भी था, और ये इस हुकूमत में नहीं, पिछली हुकूमत में मैं रहा। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये मैंने भी इनको कहा था कि इस हद तक इसको ठीक कर लें कि जितना बिल है ना उससे ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी का बिल है समझ लें 200 रुपये, स्लैब बन सकते हैं। नहीं, मैंने इनको ये कहा था मैक्सिमम बिल शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ अप टू 3000 जो है ना, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ द बिल। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि एटीएल नॉन एटीएल का चक्कर पहले साल आप खत्म कर दें। ठीक है। और आप ये डिस्कोर्स का भी बड़ा मसला था, वो कहते थे भाई हमें मिलते नहीं है, आप हमसे टैक्स ले लेते हो, फिर हमें जैसे सेल्स टैक्स में होता है, वो तो जब हमें रिकवरी नहीं होती तो हम कहाँ से दें, हमारे डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें मुझे जब सबमिशन आई थी तो मैंने की थी, बट हुकूमत की अपनी मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज होती हैं, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को देखा। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इन्होंने एक काम किया है 150 यूनिट तक का, तो दैट इज द बल्क। ठीक है। मगर मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर मेरी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल और होलसेल जो 20% है, अगर वो टैक्स देना ही नहीं चाहता या देना चाहता है, बोलता हमारी अपनी शरायत पे देंगे, माय शिप माय ऑर्डर, तो फिर मैं किसी और से किस मॉरल ग्राउंड्स पे कलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। मैंने ये मिफ्ता इस्माइल साहब को ट्वीट पे लिखा था कि प्लीज नाउ डिस्कस द मैटर्स विद द सैलरीड पर्सन एज वेल, they are in deep trouble. सर हम लोग जाहिर है हमारी तो सोर्स इनकम ही कट के आती है। नहीं, मैं देखिए ना, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, दुकानदारी बिजनेसमैन नहीं होता तो बिजनेसमैन तो मैं भी हूँ, फिर मेरी ग्रीवेंस क्यों ना सुनी जाए? आप जत्था बना के नहीं पहुंच सकते ना, नहीं बना ले जत्था आपके भी जो वो, देखे आप फिर इस मुल्क में फैसले जत्था ही करेंगे ना। एक बात मैं आप देखें ना, फिर एग्रीकल्चर का भी तो आप टैक्स लगाएं। आप मुझे बताएं, हमारे पिछले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, फवाद चौधरी। अच्छा, फवाद चौधरी। चौधरी साहब ने मुझे कहा कि 1100 अरब, टीवी पे भी कहा उन्होंने कि 1100 अरब किसानों ने ज्यादा कमाया। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप इस साल पूरा टैक्स उठा के देख लें, चारों सूबों में एग्रीकल्चर टैक्स तो 2.46 अरब है। सर कल्चर नहीं है ना, इसको यूं नहीं, वो तो बेस्ट कल्चर ही एग्रीकल्चर है। नहीं चले वो एग्रीकल्चर नहीं, लेकिन हमारा टैक्स कल्चर नहीं है ना भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मगर फिर हम इक्विटी कैसे क्रिएट करेंगे अगर 23% मेरी जीडीपी मुझे टैक्स? तोला साहब, सवाल अभी भी वहीं पर है। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत इस तरीके से टैक्स लगाकर बैकआउट हो जाएगी, इतने खराब हालात के अंदर भी कि जब जहर खाने को पैसे ना हो, हुकूमती वज़रा ये कहें, उस मौके पे भी अगर हुकूमत टैक्स लगाकर पीछे हो जाएगी तो फिर तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर जहर खाने को पैसे होंगे तो कोई जहर तो नहीं खाएगा सर। भूख लगती है, जहर तो नहीं खाते ना सर। पीछे बातें हैं। इसका मतलब ये है कि फिर ये इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। अब मॉनेटरी इस वक्त जो रेट है वो ठीक है? मैं नहीं समझता ठीक। कैसे ठीक होगा? स्टेट बैंक तो कहता है, स्टेट बैंक का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए। नहीं, सप्लाई ऑफ मनी के साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो अगर आप विकसित सर्कल में देखेंगे तो ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर डिमांड पुल नहीं होगा तो कॉस्ट पुश बढ़ेगा। जब कॉस्ट पुश भी बढ़ेगा तो इफेक्ट तो वही आएगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसके अंदर अगर परचेजिंग पावर मेरा कम होता रहेगा, जिस तरीके से मेरी डॉलराइज इकोनॉमी हो गई थी, और परचेजिंग पावर कम होगा तो इतना ही मेरा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो मैं किस हद तक रेट लेके जाऊंगा? अच्छा, दुनिया नेगेटिव इंटरेस्ट पे ऑपरेट कर रही है, आप भी नेगेटिव पे अब आ गए। तो साहब एक आखिरी चीज मुझे और समझा दीजिएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है या पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप समझते हैं कि वो जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का रंग ही नहीं है कि जिसको श्रीलंका के साथ? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके प्रोग्राम में आर्काइव निकाल लें, पूरे मीडिया पे। इवन मैं यूके गया हमारे एक फंक्शन में, सऊदिया, मैंने एक बात डट के कही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको, सियासत पे मुल्क की मईशत को कुर्बान करना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप समझते नहीं है खान साहब ने ऐसा किया?
देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाह रहा सर लेकिन जब पेट्रोल की कीमत आप फ्रीज करके जाएंगे वो तो फिर आप वो मैं तो आपसे अशारियों की बात कर रहा हूँ। मैं खान साहब की इंटेंशन की शहबाज गिल की गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ एक बात की थी शौकत तरीन साहब के हवाले से। मेरे बड़े हैं और आप पता है हमेशा नाराज भी हो जाते हैं आपसे। कोई बात, उनका हक है, मेरे बड़े हैं, मुझे कुछ भी कह लेंगे, मैं माइंड नहीं करूंगा। और प्यार भी इतना ही करते हैं। जब भी मैंने फोन किया बेचारों ने फौरन मेरा काम किया और हमेशा जवाब दिया। वो क्लस्टर बम था, वो लैंड माइन नहीं थे। मैंने मुफ्ता इस्माइल साहब को भी कहा एटम बम था बल्कि। नहीं, क्लस्टर बम जिसको नीचे गया वो फटा और हर तरफ उसकी तबाही फैल गई। और वो तबाही को समेटते समेटते आज तक आप समेट ही रहे हो। अच्छा, अगर ये बच जाते तो क्या करते? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब अगर बच जाते ना तो उनको भी रियलाइजेशन होती है। कैसे उस वक्त भी डिफॉल्ट नहीं करता, मेरा ये ईमान है। नहीं, डिफॉल्ट नहीं, हालात खराब इतने ही होते, बहुत ज्यादा होते, इससे ज्यादा होते। मेरा एनालिसिस है। क्योंकि अगर आप रशियन ऑयल की बात करते हैं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है उस वक्त जब मैंने लिखा है दीवाने की बढ़ है तोला साहब। नहीं, चले अगर फर्ज करें अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको बाकी इस तरफ से आपको प्रॉब्लम आते, IMF की तरफ से आते, यूएई सब। पैसा कहाँ से आता जिससे आप तेल खरीदते हैं? और रूबल तो आपके पास थे ही नहीं। वो तो चाह रहे हैं कि जी हमारी है ही नहीं, रशिया के साथ ट्रेड ही इतनी नहीं है कि रूबल हमारे पास। आप देखें, अगर आपकी ऑयल की इंपोर्ट या डिस्काउंटेड इंपोर्ट वीजा वी एक्सपोर्ट टू रशिया अगर बराबर होती तो मैं शायद कहता कि चलो हो जाता। या आप अगर रूट कर देते चाइना से, कि चाइना की एक्सपोर्ट और रशिया की एक्सपोर्ट मिला के अगर इतनी बनती है तो ठीक है। आप देखें, आप तो हर तरफ से मार खा रहे हैं। आपकी इस वक्त पाम ऑयल की इंपोर्ट पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपको। वो आए नहीं थे मलेशिया से, जहाज आ रहे थे सुने? नहीं, जहाज तो आएंगे। वो अब वैसे मलेशिया में पाम ऑयल भी नीचे गिरा है, ऑयल भी नीचे गिर रहा है। ये नहीं है आपको, मैं समझता हूँ इकोनॉमी में बायोंसी आएगी, लोकल इकोनॉमी। महंगाई कम होगी, सिर्फ एक जुमला बता दें। देखिए, महंगाई इस मुल्क में कम बढ़ती तेजी से, कम बहुत स्लो होती है। स्लो होगी, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, रुक जाएगी। मैं समझता हूँ रुकना चाहिए। और अब इसको देखिए, डिफ्लेशन तो नहीं हो सकता ना, जाहिर है। इन्फ्लेशन लेस हो सकता है, डिफ्लेशन नहीं हो सकता। मंथ ऑन मंथ अब कम होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन भी आ जाए, थोड़ा बहुत। बट ईयर ऑन ईयर तो अभी आएगा ना ऊपर। चलें, अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक है। ईयर ऑन ईयर ऊपर आएगा, मंथ ऑन मंथ मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा। देखिए, हर 10 रुपए डीवैल्यूएशन पे 1.5% की आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपने 20 रुपए इन्फ्लेशन कम किए तो 3% थियोरेटिकली। अब ये कब होती है, ये साइकिल गवर्नमेंट ने तय करना होती है नहीं होती, हुकूमत का अपनी गिरफ्त कितनी है, ये तमाम चीजें भी तो है ना। हुकूमत कितना, मुझे लगता है 210 तक ये डॉलर लाने में मेरा ख्याल स्टेट बैंक भी इंटरेस्टेड है। उससे नीचे 190 की आवाज लग रही थी मुझे तो लगा। आवाज बता रहा हूँ मैं। सर, मैं तो 180 वाला हूँ, और आप अगर 190 कहते हैं तो लेकिन आपको रैशनली लगता है कि 210 तक? मुझे लग रहा है 210 रखेंगे, ताकि अगर ऊपर ऑयल की प्राइस हो तो चले, ये भी यहाँ भी ये दुआ करते हैं कि आपकी बात गलत हो और पहले वाली बात ठीक हो कि 180 पर आ जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भला करे। तोला साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मईशत की बातें होती हैं बहुत खुश्क, लेकिन रिजवान रज़ी साहब सियासत में जब उसका तड़का लगाते हैं तो आम आदमी को भी वो बात समझ में आ जाती है। रिजवानुर रहमान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ी साहब, ये सट्टा खेलने की बात हो रही है डॉलर के ऊपर, क्रिकेट का सट्टा तो सुना था, ये डॉलर के सट्टे से आखिर क्या मुराद है, किस तरीके से खेला जाता है, कौन लोग होते हैं इसके पीछे? देखिए, जब कोई भी गैर यकीनी की सूरत हाल होती है और लोग ये महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर जिन लोगों के पास अनडिक्लेयर्ड सरमाया पड़ा होता है, जो उन्होंने किसी टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं किया होता, वो उस सरमाए को अमल में लाते हैं और उसके इवज़ डॉलर ख़रीद के स्टोर कर लेते हैं अपने पास, कि कल को जब पाकिस्तान जैसी मईशत में डॉलर की कदर बढ़ना ही होती है, तो जब इसकी कदर बढ़ेगी तो वो इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। और चूंकि उनका वो पैसा भी अनअकाउंटेड फॉर होता है, उस पर कोई टैक्स अदा नहीं किया गया होता, तो उनका ये प्रॉफिट भी अनअकाउंटेड फॉर होता है। यूँ ये पैरेलल इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम इसको यूँ देख पाएँ तो। अच्छा रज़ी साहब, ये तो होल्डिंग हो गई ना, ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई डॉलर की। सट्टेबाजी का लफ्ज़ इसके लिए क्यों इस्तेमाल होता है? सट्टेबाजी जो है वो, अगर हम इसको देखें तो वो इंटर बैंक मार्केट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कि आप एक इंपोर्टर हैं,
और आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी एलसी खोलने के लिए आज से 4 माह बाद पैसों की, और आप अभी उसे बुक करने की कोशिश करते हैं, और एलसी के लिए जब आप डॉलर आज के रेट के ऊपर बुक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी डिमांड जनरेट हो जाती है। अब देखिए इस वक्त हमारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो हैस्कोल एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है हमारे यहाँ, जिसको गलत तरीके से M1 मोटरवे भी दे दिया गया हुआ है, PSO से लेके वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी। उसके डिफ़ॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान का पूरा ऑयल सेक्टर जो है वो बैंकों की नेगेटिव लिस्ट पे आ गया है। यानी कि अगर किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एलसी खोलना है तो उसको इंटरबैंक मार्केट से 100% जो है वो डॉलर ख़रीद के तो अपने बैंक को देना है। तो उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरियात से, अगर पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें अगर 22 दिन का पेट्रोल मौजूद होता है या ऑयल मौजूद होता है, हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने ओवर इम्पोर्ट की, जिसके नतीजे में हमारे पास 56 दिन का ऑयल मौजूद हो गया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर। और हमारी एक पॉलिटिकल क़यादत जो है वो जो दिन रात कह रही थी कि श्रीलंका बनने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है, तो उसके नतीजे के अंदर उन्होंने एक्सेसिव इंपोर्ट कर ली, दुगनी तीन गुनी, जिससे इंटरबैंक मार्केट के अंदर ये क्राइसिस और बहरान पैदा हुआ। लेकिन जब ये मार्केट के अंदर खबर पहुंची कि जो पुराना सिस्टम था इमरान खान साहब के ज़ेरे इंतज़ाम जो चल रहा था वो वापस नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप देखिए हुकूमत ना किसी IMF से कोई अदायगी आई, ना वर्ल्ड बैंक से आई, ना कहीं से आई, लेकिन इंटरबैंक के अंदर इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर गिरना शुरू हुआ और मुसलसल गिरता जा रहा है। आज ओपन मार्केट में ₹2.25 मजीद, यानी कि हम ये कह सकते हैं रजी साहब कि एक पैनिक बाइंग जो बड़ी कंपनियों ने की थी एलसीज की सूरत में, कि जो बैंकों के जरिए परचेज करते हैं, बाहर से सामान खरीदते हैं, उनकी पैनिक बाइंग का नतीजा निकला कि डॉलर एकदम जो है वो मार्केट के अंदर गायब हो गया और उसके नतीजे में डॉलर रेट बहुत बढ़ गया। इसको समझने में अगर मैं कहूँ तो फिर ये मामला बात ठीक मैंने समझी है? जी बिल्कुल यही है। और इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये जो मल्टीनेशनल हैं, ख़ास तौर पे आप मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि बाज़ार में आपको जो है वो 100 की मिल रही है, हमसे ख़रीदेंगे तो 60 रुपए की है। ये क्या होता है? ये बेसिकली मार्केट के अंदर टैक्स अवेडेड सप्लाईज होती हैं, उसके अंदर सेल टैक्स अवेड किया गया होता है और वो आपस में बंदरबांट कर लेते हैं दुकानदार और कंपनी मिलके। अब वो चूंकि इलीगल पैसा होता है तो वो लीगली तो पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज सकते, तो वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर भेजते हैं और उनकी भी पैनिक बाइंग ने एक पैनिक जनरेट किया मार्केट के अंदर। अब चूंकि उनकी अदायगियाँ हो गई हैं और 242 रुपये डॉलर पे हुई हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है, और नतीजे के तौर के ऊपर जो है अब नहीं, लेकिन रजी साहब, इन सारी कंपनीज ने कोई नुकसान खुद थोड़ी उठाना है, उन्होंने तो मुंतकिल कर देना है आवाम के ऊपर। तो जो 242 के ऊपर परचेजिंग हुई जिसकी भी की, वो रेट 242 के ऊपर मुतय्यन करेगा जब भी उसकी प्रोडक्ट यहाँ पहुंचेगी। तो नुकसान तो अल्टीमेटली एंड यूजर का है, यानी कि आवाम का है। जी नहीं, ये मैं जिन्होंने डॉलर बाहर भेजना था उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इम्पोर्टर्स थे। तो इन्होंने जिन्होंने ब्लैक चैनल से भेजना था, जी जिन्होंने ब्लैक चैनल से भेजना था, उनको ये लॉस हुआ है। और देखिए इस वक्त जो है कोई एक डॉलर जो है ना इंटरबैंक में आया है ना ओपन मार्केट में बाहर से आया है ऑफिशियली अगर हम बात करें। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े अदारे हैं जो कि सरकार के अदारे समझे जाते हैं, उन्होंने भी अपने सप्लायर से ये कहना शुरू कर दिया है कि आप डॉलर की कैलकुलेशन को 190 रुपये पे रखिएगा। मैं चूँकि इकॉनमी को देखता रहता हूँ तो एक दो बड़े कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि डॉलर ड्रिफ्ट डाउन कर रहा है अपने ओरिजिनल की तरफ, जहां से उसको। लेकिन रजी साहब, असल में मसला ये है कि ये बात आप मुझे समझा सकते हैं, शायद मैं समझ जाऊं कि हम 2-4 चीज़ें रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन एक आम आदमी अभी भी समझ नहीं पा रहा कि भाई डॉलर 250 242 पर क्यों गया था, फिर ये डॉलर हम कैसे कह रहे हैं कि इसकी असल कीमत 190 है। तो ये गैप कहाँ से आया था? कौन इस गैप का जिम्मेदार था? जिम्मेदार भी तो कोई होगा ना, कि जिसने ये गैप किया। मिफ्ता इस्माइल था, निजी बैंक थे, कौन था जिम्मेदार? या स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियां थी? कौन जिम्मेदार था कि जिसने 242 के ऊपर लोगों को डॉलर के ऊपर ट्रेड करने पे मजबूर किया? आप जरा उतरे, गाड़ी लें और आई चंद्रीगढ़ पर रोड पे चले जाएं। 6 से 8 लोग हैं जिन्होंने ये सट्टेबाजी की है। अगर लाहौर में बैठे हुए मुझे पता है तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए इंटर बैंक के अंदर कहा जा रहा है, और वो नोन है,
ठीक है, बैंकर थे जिन्होंने वहां पे वो वाली सट्टेबाजी की थी। और दूसरी बात ये है, रजी साहब, इस सवाल का एक बुनियादी वजह भी आपको बताता हूं। बांग्लादेश में तहकीकात शुरू हुई है बड़े बैंकों के खिलाफ। बांग्लादेश के जो बड़े बैंक हैं उन्होंने तहकीकात शुरू की है। ये आजकल की खबर थी, मैंने अभी मेरा ख्याल है आज या कल मेरे नजर से गुजरी है कि उन्होंने 6 बैंकों के खिलाफ गालबन तहकीकात शुरू की है। तो क्या पाकिस्तान में भी इसका खदशा हो सकता है? देखिए, अभी पिछले दिनों 3 बैंकों को बड़े भारी जुर्माने तो किए गए हैं पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो लिख के IMF को दे चुके हुए हैं। मैं आता हूं, उसके ऊपर आता हूं, उसके ऊपर भी जरूर आपके ऊपर आता हूं। तो ये आपको लगता है कि स्टेट बैंक की कमजोर पॉलिसी थी, कमजोर ग्रिप थी कमर्शियल बैंकों के ऊपर, की जिसकी वजह से ये एक फ्लॉ पैदा हुआ जिसका लोगों ने फायदा उठाया, 242 पे ले गए, 40 पे ले गए? देखिए, स्टेट बैंक के अंदर इस वक्त मुस्तकिल गवर्नर नहीं है, हम एक्टिंग गवर्नर से काम चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त रियासत पाकिस्तान के कहने सुनने में नहीं है। वो जो मुनासिब समझेगा, जो बेहतर समझेगा वो करेगा। तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे ओपन इंटरबैंक मार्केट के अंदर, और उसने आखिर तक नहीं किया। और आखिर में उसके तर्जुमान ने इस बात का क्रेडिट लिया कि देखा हमने इंटरफेयर नहीं किया और डॉलर नीचे आ रहा है भाई। जो लेकिन रजी साहब, मेरा सवाल अभी बीच में देखें, सवाल जरूर होगा आपसे। देखिए, ये कैसा इंटरफेरेंस है? क्या आप कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, रेगुलेट तो करेंगे ना कम से कम चीजों को? जी, रेगुलेट उन्हें करना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि इंटरफेयर ना करते लेकिन कम से कम रेगुलेट कर लेते कि जो बैंकर्स जो हैं वो अपने फेक किस्म के इंपोर्टर खड़े करके और डॉलर की एक्सेसिव बुकिंग ना करते, जिसके नतीजे के अंदर इंटरबैंक के अंदर डॉलर का बहरान पैदा ना होता। अच्छा रजी साहब, अभी भी इसमें भी एक सवाल है। क्या कुछ लोगों की ये ख्वाहिश भी हो सकती थी कि पाकिस्तान में डॉलर इस हद तक चला जाए कि जिसके नतीजे में रियासत कोलैप्स कर जाए या इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए? ये सियासी अप्रोच भी हो सकती है, सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है कुछ मखसूस लोगों की। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने कंटेनर में खड़े होके अपने घर में जो रिकॉर्डिंग करवाई, उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो इसके हवाले से तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। कुछ एक पार्टी का एजेंडा था और उसके अरकान जो थे वो बार बार ये बातें कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान ये बनने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों को हमें ये बात समझ नहीं आती। अगर लाहौर म्यूज़ियम में पड़ा हुआ बुद्धा का मुजस्समा जो है उसको बेचने की कोशिश हो सकती है और उसको लंदन मुंतकिल करने की एक वफाकी वज़ीर कोशिश कर सकता है, और उसके लिए लाहौर म्यूज़ियम का, और वो आपको मैं ये बात अर्ज़ करूं कि जापानीज़ की तरफ ने हमें आज से कोई 12 साल पहले ये कहा था कि अगर इस बुद्धा के मुजस्समे का, फास्टिंग बुद्धा का वाहिद मुजस्समा है ओरिजिनल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लाहौर म्यूज़ियम में, उन्होंने कहा था इसे जहाज़ हम देते हैं, आप उसमें रख के लाइए, सिर्फ 3 माह का चक्कर लगा दीजिए, तो वो तकरीबन $1 अरब हमें देने को तैयार थे सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। वो तो फिर किसी ने तवज्जो नहीं की, क्योंकि उस वक्त भी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी, वकला की तहरीक चल रही थी, अगर आपको याद हो तो उसमें जापान की तरफ से वो मुजस्समा चुराने की कोशिश हुई है बाकायदा एक वफाकी वजीर की तरफ से। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इंटरफेयर करके उनकी ये कोशिश जो थी वो नाकाम बनाई थी। लेकिन जहाँ पे इतने बड़े वारदातिये फिर रहे हों, फवाद भाई आप अंदाज़ा करें कि शुक्र करें कि पाकिस्तान के जो बाहर जो असासे थे, जब डिफ़ॉल्ट होना था उन्होंने फहरिस्तें तक बना ली हुई थी कि किस असासे पे तुमने कब्जा करना है और किस पे मैंने कब्जा करना है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर PIA कॉरपोरेशन जो है वो रजिस्टर्ड है हमारी, उसकी भी निशानदेही हो चुकी हुई थी, और रूजवेल्ट होटल भी ये आपस में बंदर बांट करके बैठे हुए थे कि इधर डिफ़ॉल्ट हुआ और इधर हमने ये किया, और इसीलिए ये इंजीनियर डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। IMF से जो कमिटमेंट करते थे वहाँ पे टेबल पे बैठ के मान आते थे शौकत तरीन साहब, और यहाँ पे आके उसके उलट अमल शुरू कर देते। तो इसको हम क्या कहें कि ये जनाब ये कोई अक्लमंदी की बात थी? हम डिफ़ॉल्ट करते और नतीजे के तौर पर हमारे ऊपर ये अजाब टूटता। उन्होंने वो सारी प्लानिंग कर रखी, तो ये तो मेरे मौला का कोई खास करम हो गया कि पाकिस्तान इनके हाथों से बच गया। बड़ी वाज़ेह और आसान अल्फाज में आपने मसला समझाया है। रज़ी साहब, एक आखिरी बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रूर कमेंट्स ले लूँ। 36,000 रुपये सालाना, 3,000 रुपये माहाना, हमारे दुकानदार के ये टैक्स भी नहीं दे सकते। खिदमत के लिए हमें जो है पूरा मतलब हमें चाहिए होता है कि हमारी स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हों, सड़कें भी बनी हुई हों, खिदमत हमारी पूरी की जाए, लेकिन टैक्स देने पर कोई तैयार नहीं है। हर दफ़ा हुकूमत हो, कोई सी भी हो, आमिर की हो या जाबिर की हो, जिस मर्जी की भी हो,
वो फिर उसके आगे सरेंडर कर देती है। तो ये माफिया का रूप नहीं इख्तियार कर गए छोटे ताजे जिनको हम कहते हैं? देखिए, ये छोटे ताजरों का सिर्फ बहाना है, इसके बैक के अंदर बड़े ताजर खेल रहे होते हैं। मुझे इतने अरसा हो गया है ये रिपोर्टिंग करते हुए कि अब तो इस बात के ऊपर हंसी आती है जब ट्रेडर्स का नाम लिया जाता है। ये चंद डिपार्टमेंटल स्टोर का ढकोसला है जो ये पूरी मुहिम को फाइनेंस करते हैं। वो हमसे राब्ते करते हैं कि इस पे प्रोग्राम कर दें, इस पे कॉलम लिख दें और फिर हुकूमत को प्रेशराइज करके अपनी मर्जी का फैसला करवा लेते हैं। सब 3,000 रुपए नहीं दे सकते इतने बड़े बड़े स्टोर्स अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ ना। इसका बेहतरीन हल होगा कि हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगी। ये बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और फिर मिडिल लेवल के और फिर गली मोहल्ले के इनकी 3 तो कम से कम सीधी सीधी सेग्रीगेशंस बनती हैं। वो करके तीनों के ऊपर अलग अलग स्लैब्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगे। और मुझे याद है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था तो नया तो गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसमें वो जनरल साहब जो थे वर्दी पहन के बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ताजरों को टैक्स देना पड़ेगा और उन्होंने धमकियां भी दी थी। लेकिन वो 8-9 साल बरसे इक़्तिदार रह के चले गए, टैक्स नहीं लिया। मुझे याद है रज़ी साहब, एक बहुत तवील अरसे तक हड़ताल भी हुई थी, वो एक परफॉर्मे का एक मसला आ गया था। जी। लेकिन ये है कि असल इशू को हम नहीं समझते। वो जो माफिया है बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, जो कि स्मगल्ड माल जो है वो कराची के तारक रोड पे और लाहौर में बैठ के गुलबर्ग में बैठ के बेच रहा है, उसको अपनी मौत नजर आती है। क्योंकि उससे जो वो विंडफॉल प्रॉफिट कमाते हैं, अगर वो टैक्स दे देते हैं तो इसका मतलब है कि उनका प्रॉफिट काउंट हो जाता है। फिर उस प्रॉफिट पे उनको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा और दूसरे टैक्सेस भी देना पड़ेंगे जो वो नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक है रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में खत्म होता है, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।